लुप्तता की कगार पर खड़ा जम्मू द्वीप का रहस्यमयी ज्ञान। दोस्तों, आज के समय में हम जिस जम्बू द्वीप में रहते हैं उसका नाम एशिया है, लेकिन आज जो महाद्वीप है हजारों वर्षों से इसे जम्बू द्वीप ही कहा जाता था। उसका नाम कुछ सदियों पहले बदलकर एशिया कर दिया गया और हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारतवर्ष से इंडिया कर दिया गया। यानी जैसे आपकी दादी ने आपका नाम बदलकर आर्यन से माइकल कर दिया हो, उसे बहुत सारे शहर, गांव, नदियां, पर्वत और प्रदेशों के नाम भी बदल दिए गए। हम अपनी असलियत को भूल गए हैं। आज कोई नहीं बता सकता कि भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण जो मेरू पर्वत था वह कहाँ है। इसी तरह महेंद्र, मलय, श्रृंगी और गंधमादन जैसे पर्वत भी आज हम भारतीयों की मेमोरी से पूरी तरह डिलीट हो चुके हैं। हमें नहीं बताया जाएगा कि एशिया में किन पूर्वजों का शासन था, पूरी एशिया में किस सनातन भगवान की पूजा की जाती थी। हमें यह भी नहीं बताया जाएगा कि भारतवर्ष में आर्यों के साथ कौन सी अन्य जातियां रहती थीं। हमसे यह भी छुपाया गया कि जम्मू द्वीप का नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। इससे पहले हम यह भी भूल जाएं कि हम सनातन धर्मी हैं। आइए दोस्तों, हम अपनी मेमोरी को एक बार फिर से रिस्टोर करते हैं। दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, जम्मू द्वीप का नाम इस महाद्वीप में जामुन के पेड़ की अधिकता के कारण पड़ा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। एशिया में सबसे अधिक बांस, पीपल, नीम, सागवान, नारियल, देवदार, पीपल, बरगद और आम के वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन जामुन के पेड़ का नंबर इसमें कहीं भी नहीं आता है। जामुन भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो यह बात बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती कि जम्मू द्वीप का नाम जामुन के पेड़ों के अधिकतर कारण पड़ा होगा। तो फिर दोस्तों, ये बात कहाँ से आ गई आखिर कि जम्मू द्वीप का नाम जामुन के पेड़ों के कारण पड़ा? आइए इसकी विवेचना करते हैं। तो ये बात महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 7 में से ली गई है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण और निषद्य पर्वत के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है। उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात है। हे भरत श्रेष्ठ, उस वृक्ष राज की ऊंचाई 1100 योजन है, जो कि स्वर्ग लोक की स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। उसके फलों में जब रस आता है, अर्थात जब वे पक जाते हैं, तब वे अपने आप टूटकर गिर जाते हैं और उन फलों के निकले हुए रस से भारी धमाकों की आवाज होती है। हे राजन, वे भूतल पर रजत रस बहाया करते हैं। हे जनेश्वर, उस जम्बू के फलों का रस नदी में परिणित होकर मेरुगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा करता हुआ कुरुवर्ष में पहुंच जाता है। फलों के उन रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें विपाशा और वृद्धावस्था कभी भी परेशान नहीं करती। उससे जम्बू नदी या जम्बू नंद नामक स्वर्ण भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि संजय ने जम्बू द्वीप के नाम के जो वर्णन किया है, यहाँ पर संजय ने एक निश्चित लोकेशन पर विशाल सुदर्शन नाम के जम्बू वृक्ष की बात कही है। वृक्षों की अधिकता का कोई वर्णन नहीं है और इसी का आधार बनाते हुए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जम्बू द्वीप का नाम जामुन के पेड़ों की वजह से ज्यादा होने की कारण पड़ा। लेकिन यह जानने का प्रयास नहीं किया आखिर संजय कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, संजय यहाँ पर वृक्षों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वृक्ष अगर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वृक्ष के ऊपर से फल गिरे और उसमें धमाके की आवाज हो और उस फल में से रजत यानी चांदी के जैसा सफेद रंग निकले। तो दोस्तों, यदि जामुन के फल में से रस निकलता है तो वो जामुनी रंग का होगा, ना कि वो चांदी जैसा सफेद रंग का। तो उस रस में से एक पूरी नदी बहने लगे, यह बात मानने योग्य नहीं है। फिर यह नदी उत्तर पूर्व प्रदेश में प्रवेश करती हुई, जहां से नदी में से जम्बू नंद यानी सोना निकलता है, वह कैसे हो सकता है? भला जामुन की नदी के रस में से सोना कैसे प्रकट हो सकता है? तो यहाँ पर हमें संजय निश्चित तौर पे कुछ और ही कहना चाहते हैं, और इस बात को जानने के लिए हमें नीलगिरी पर्वत और निषक्त पर्वत की लोकेशन को पता करना होगा। और इन पर्वतों का लोकेशन आपको गूगल मैप पे नहीं मिलेगा। हम कैसे पर्वतों का लोकेशन पता करें, यह बात आगे हम जानेंगे कि हम मेरू पर्वत की लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर हमें बताया गया कि यदि नदी मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करती है, और मेरू पर्वत का अर्थ संस्कृत में उन्नत मेर यानी माउंटेन कहा जाता है, यानी उच्चतम पर्वत का शिखर, उच्चतम बिंदु, एक मंदिर का ऊंचा शिखर भी कह सकते हैं। और जिस माला की हम जाप करते हैं उसके सभी मनकों में जो सबसे बड़ा मन का होता है ऊपर का, उसे मेरू कहते हैं। तो मेरू पर्वत यानी कि ऐसा पर्वत जो पर्वतों में, यानी कि ऐसा पर्वत जो सभी पर्वतों में उच्चतम हो। जम्बू द्वीप में ऐसा कौन सा पर्वत है जो सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा है? तो क्या दोस्तों आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। तो मेरू पर्वत यानी कि आज का माउंट एवरेस्ट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी मिलनी चाहिए जिससे इस बात को बल मिले कि माउंट एवरेस्ट ही मेरू पर्वत है। तो मेरू पर्वत के बारे में भीष्म पर्व में नहीं बताया गया है। मेरू पर्वत के दक्षिण में जम्बू द्वीप का भारत है, उत्तर में कुरुवर्ष है, पूर्व में भद्रसी वर्ष है और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। तो माउंट एवरेस्ट को यदि हम मेरू पर्वत माने जो कि सबसे ऊंचा है, उसके दक्षिण में भारतवर्ष है, ये एकदम सटीक बैठता है। उसके उत्तर में गुरुवर्ष और आज का तिब्बत है। तो यह बात कैसे माने कि तिब्बत ही कुरुवर्ष है जहां से जामुन के रस की नदी बहती है? तो संजय उत्तर कुरुवर्ष के बारे में बताते हैं कि उत्तर कुरुवर्ष के लोग जम्बू नदी नंद नाम के सोने के आभूषण को पहनते हैं, और वे लोग जो आभूषण पहनते हैं उसे इंद्रकोप के जैसे लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे कि इंद्रकोप क्या है? तो यह इंद्रकोप एक प्रकार का लाल पत्थर है जिसे कॉर्नियल स्टोन भी कहा जाता है, जिससे बने आभूषण हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहना करते थे, और इसका निर्यात दुनिया भर के देशों में हुआ करता था। आगे संजय बताते हैं कि उत्तर पूर्व वर्ष के लोगों का रंग उगते हुए सूर्य के जैसा लाल होता है। तो तिब्बत के लोगों के चेहरे का रंग यदि हम देखते हैं तो उगते हुए सूर्य के जैसा दिखाई भी पड़ता है। आगे संजय कहते हैं कि उत्तर कुरुवर्ष में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जो मरे हुए लोगों को उठा कर ले जाता है। इस बारुंड नाम के पक्षी की पहचान ये है कि उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग दिखाई देती है। तो ऐसा पक्षी आज भी तिब्बत में पाया जाता है, और आज भी वे मरे लोगों को उठा कर ले जाते हैं। और तिब्बत में आज भी मरे हुए लोगों को बारुंड पंछी के नाम को, जिसे गिद्ध या वल्चर भी कहा जाता है, उसके सामने डेड बॉडी को रख दिया जाता है, और यह पक्षी उस डेड बॉडी को खाते हैं और ले भी जाते हैं। यह उनकी आज भी बरकरार रखी गई अंतिम संस्कार की विधियों में से एक है। तो दोस्तों इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि तिब्बत ही उत्तर कुरुवर्ष है और माउंट एवरेस्ट ही मेरू पर्वत है। तो इन दो तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मेरू पर्वत के पूर्व वाला चीन का प्रदेश भद्राक्ष वर्ष है और पश्चिम की साइड वाला प्रदेश केतुमाल वर्ष है। तो अब हम जान सकते हैं कि उत्तर कुरुवर्ष यानी तिब्बत में बहने वाली नदी, और उसका नाम है जिसे हम भारतीय लोग ब्रह्मपुत्र के नदी के नाम से जानते हैं, जो कि मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करके निकलती है। यह एक ऐसी ही नदी है, और उसका नाम यारलुंग सोंगपो है, जिसे हम भारतीय ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन इस नदी का नाम हमें कहीं भी जम्बू नदी देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक मिनट, क्या चीन वाले इसे जम्बू नदी कहते हैं? और यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यह नाम जानने को मिलेगा, लेकिन यह उसका अंग्रेजी में किया हुआ अनुवाद है। चाइनीज भाषा में इसे चारलुंग जम्बो कहते हैं। इसका अर्थ होता है पहाड़ों से निकले हुआ सफेद बर्फ का पानी। तो हम फिर से संजय की कही बात पर आते हैं। यदि ब्रह्मपुत्र ही जम्बू नदी है तो सुदर्शन नाम के जम्बू वृक्ष का मतलब नदी को जन्म देने वाला ग्लेशियर भी हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर में जब एवीलांच आता है या भूस्खलन होता है तब धमाके की आवाज होती है और उसमें बर्फ का सफेद प्रवाह बहने लगता है। उसे ही संजय ने चांदी जैसा सफेद रंग का संज्ञा दी है। इस बर्फ के सफेद रस में से नदी का जन्म होता है। लेकिन संजय ने तो नदी में सोना भी उत्पन्न होने की बात कही। तो दोस्तों भूस्खलन में मिट्टी के साथ बहुत सारी कीमती धातुएं भी पर्वत के ऊपर से बहकर नदी में चली जाती हैं, उसमें सोना भी पाया जाता है। भारत में ऐसी कई नदियां हैं जिनकी में मिट्टी में सोना पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र यानी जम्बू नदी में उनमें से एक है, क्योंकि तिब्बत का एरिया गोल्ड रिच एरिया है और चीन इस प्रदेश में गोल्ड माइनिंग करना चाहता है।
जिसका तिब्बत के लोग आए दिन विरोध करते हैं। दोस्तों, यह सोना नदी में से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जम्बू नंद कहते हैं। जम्बू यानी नदी और नदी में से उत्पन्न हुआ सोना यानी नंद। द्वीप का नाम जम्बू नदी ब्रह्मपुत्र के ऊपर पड़ा है। जम्बू का अर्थ नदी भी होता है, यानी कि जम्बू द्वीप, यानी कि ऐसा द्वीप जहां नदियां बहती हों। दुनिया में दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे अधिक नदियों वाला महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप, यानी कि जम्बू द्वीप यानी जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण ये नाम नहीं पड़ा। जम्बू यानी नदियों की अधिकता के कारण हमारी एशिया महाद्वीप को नदियों का द्वीप कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से महाभारत के अध्याय 7 में संजय जो जिक्र करते हैं उसी के आधार पर आज हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि भारतवर्ष का नाम जो पहले जम्बू द्वीप था तो वो इन्हीं नदियों के कारण ही पड़ा है, ना कि किसी जामुन के पेड़ के कारण। क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं तो सिर्फ एक पेड़ के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, यह रहा भारत के जम्बू द्वीप का नाम पड़ने का असली कारण। तो दोस्तों, वीडियो में जो दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए अपने विचार कि अगला वीडियो हम किस चीज़ पे बनाएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।